केंद्र आज हम NCERT 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यूनिट 7 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। स्टॉक में शामिल हैं। स्टॉक में मुद्रा की मात्रा, धन, गोदाम में रखा हुआ गेहूँ सभी शामिल होते हैं। परिवार फर्मों को कौन सी सेवा प्रदान करती है। देखिए, एक फर्म है, ये एक फर्म है और ये परिवार है। अब परिवार से फर्म को क्या मिलेगा? परिवार से फर्म को श्रमिक भी मिलेगा, भूमि भी मिलेगी, पूंजी भी मिलेगी, सभी चीज़ें। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में मध्यावर्ती वस्तु है। मध्यावर्ती वस्तु जो है वो लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी से हम टेबल, कुर्सी आदि बना सकते हैं। तो ये मध्यावर्ती वस्तु है और टेबल कुर्सी जो बनाएंगे वो क्या होगा? अंतिम उत्पाद। किसी एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को कहा जाता है। तो ये हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों पर की जाती है तो उसे मौद्रिक GDP कहते हैं, और आधार वर्ष पर करेंगे तो वास्तविक GDP, और वर्तमान कीमतों पर करेंगे तो मौद्रिक GDP। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है, यानी जब हम उत्पाद के मूल्य की गणना करते हैं तो हम अंतिम वस्तु के मूल्य को लेते हैं। 3 क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन शामिल है? 3 क्षेत्र में एक तो परिवार फर्मों को श्रमिक देता है, और ये दोनों क्या, इन दोनों से सरकार टैक्स लेती है। तो ये तीनों जो हैं वो शामिल हैं। घिसावट व्यय किस में शामिल हैं? तो इनमें से किसी में भी शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो ये जो है वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। इसके बाद है कर्मचारी के पारिश्रमिक में शामिल होता है। कर्मचारियों के जो पारिश्रमिक होते हैं उसमें नकदी रूप में मजदूरी का भुगतान, किस्म मजदूरी, वेतन, सेवानिवृत्ति, पेंशन सभी शामिल होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। राष्ट्रीय आय प्रणाली का जन्मदाता साइमन कुजनेट। उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पाद होती हैं। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए मूल्य वृद्धि या व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि मान लीजिए दोहरी गणना से बचने के लिए हमने कपास से धागा बना और धागे से कपड़ा बना और कपड़े से शर्ट बनी, तो अंतिम उत्पाद क्या होगा? कपड़ा। तो उपभोक्ता हम राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तु यानी शर्ट के मूल्य को शामिल करेंगे। यदि सबके मूल्य को शामिल कर लेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यदि कपास का मूल्य लिया तो धागे का मूल्य में कितनी मूल्य वृद्धि हुई, कपड़ा बनने में कितनी मूल्य वृद्धि हुई और शर्ट बनने में कितनी मूल्य वृद्धि हुई, इसको हम शामिल करेंगे। तो ये क्या होगा? एक मूल्य वृद्धि। इससे दोहरी गणना से बचा जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास इक्वल टू शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब भी हम मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं तो सकल जो है वो शुद्ध में बदल जाता है। व्यय विधि को उपभोग और विनियोग विधि भी कहते हैं। व्यय विधि में हम कोई भी व्यक्ति व्यय करेगा तो या तो उपभोग के लिए व्यय करेगा या जो पैसा बचेगा उसको विनियोग के लिए व्यय करेगा। तो व्यय विधि में हम उपभोग और विनियोग को जोड़ देते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना आय विधि में की जाती है। आय विधि में हम कर्मचारियों की आय की गणना करते हैं। NDFFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस बराबर NDFMP माइनस अप्रत्यक्ष कर। टंकी में रखा हुआ पानी क्या कहलाता है? स्टॉक। डैश के कारण सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। सकल जब शुद्ध में बदलता है तो हम मूल्य ह्रास को क्या कर देते हैं? माइनस। राष्ट्रीय आय में केवल एक देश के सामान्य निवासियों की आय को शामिल किया जाता है। सत्य
सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, ये गलत है। जैसे एक मजदूर है, वो काम ना करे तो क्या उसकी सेवा संग्रहित हो जाएगी, 10 दिन बाद वो और ज़्यादा काम कर पाएगा? ऐसा नहीं है, सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसमें लिखा है किया जा सकता है, इसलिए यह गलत है। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, यह सही है। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो विश्व के किसी देश से आयात होता, ना विश्व के किसी देश को निर्यात होता। आज ऐसा कोई भी देश नहीं है, इसलिए यह कथन सही है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लॉटरी से जो आय प्राप्त होती है वह आकस्मिक आय होती है, और आकस्मिक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय सामान्य निवासी हैं, तो ये सही है। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में करने वाला भारतीय, ये भारतीय व्यक्ति है, इसलिए भारत का सामान्य निवासी होगा, यह कथन सही है। स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है, यह कथन गलत है, समय बिंदु से होता है। यानी स्टॉक की गणना हम समय बिंदु 31 मार्च को करते हैं। समय अवधि यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं, 31 मार्च को ही स्टॉक की गणना की जाती है, इसलिए इसका संबंध समय अवधि से ना होकर समय बिंदु से होता है। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल हैं, यह गलत है। पूंजी में केवल भौतिक दिखने वाली वस्तुएं शामिल होती हैं। हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल की जाती है, क्योंकि कारकों की सेवाएं अर्पित करने के लिए पुरस्कार है। तो हस्तांतरण भुगतान, जैसे आपको छात्रवृत्ति मिलती है, इसके बदले में आप सरकार को कुछ नहीं देते, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो यह कथन गलत है। ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। सेवानिवृत्ति पेंशन एक विलंबित मजदूरी जैसी है, ठीक है, क्योंकि सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिलेगी, पहले से पेंशन नहीं मिली है, मजदूरी नहीं मिली, तो ये विलंबित मजदूरी है। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कई वर्षों तक बार बार प्रयोग किया जा सकता है, तो यह कथन गलत है। उपभोक्ता वस्तु जैसे सेब एक बार प्रयोग कर लिया तो बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार खा लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। खेती करने वाले परिवारों द्वारा स्वयं ही चावल के उत्पादन करने और उपभोग करने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ये गलत है। अगर मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं और आपने जो भी उत्पादन किया उसका स्वयं उपभोग कर लिया, तब भी वह राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। सही जोड़ी बनाइए। राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी को हम सा यानी स्टॉक से मिलाएंगे। राष्ट्रीय पूंजी स्टॉक का अंग होती है। स्टॉक में परिवर्तन को दा से मिलाएंगे। अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक में जो अंतर होता है वह स्टॉक में परिवर्तन होता है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है। राष्ट्रीय आय की गणना हम एक निश्चित समय अवधि में करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था जो है वो उसे हम बा से मिलाएंगे, यानी ये शेष विश्व से आर्थिक लेन देन करता है, इसमें आयात निर्यात होते हैं। आय विधि, आय विधि को हम फा से मिलाएंगे। कारक भुगतान विधि, आय विधि में जो उत्पादन के साधनों को हम भुगतान करते हैं उसे आय विधि में शामिल किया जाता है। घरेलू आय, घरेलू आय को हम ई यानी पूंजी उपयोग से मिलाएंगे। पूंजी उपयोग घरेलू आय में शामिल होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन को हम रा यानी NNP प्लस मूलह्रास कर दो, यदि मूलह्रास को जोड़ दें तो सकल हमें प्राप्त हो जाता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक कहते हैं। बिंदु यानी स्टॉक और अवधि यानी प्रवाह। घिसावट व्यय का एक नाम क्या है? घिसावट व्यय को मूलह्रास भी कहते हैं। GDP का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कितने वर्षों की आय ली जाती है? 1 वर्ष की। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? प्राथमिक। कृषि प्राथमिक, उद्योग द्वितीयक और सेवा तृतीयक।
उत्पाद विधि का अन्य नाम क्या है? मूल्य वृद्धि विधि है। मौद्रिक प्रवाह का उदाहरण वस्तुओं पर व्यय जो है मौद्रिक प्रवाह का उदाहरण है। राष्ट्रीय आय को जनगणना से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। बिजली का सामान कैसे उपभोग वस्तुओं का उदाहरण है? अर्ध टिकाऊ वस्तु बिजली का सामान कहलाता है। हस्तांतरण भुगतान क्या है? हस्तांतरण भुगतान यानी आप सरकार को कोई सेवा प्रदान ना करें और सरकार आपको कुछ दे तो उसे हम हस्तांतरण भुगतान कहेंगे। जैसे आपको सरकार छात्रवृत्ति देती है और आप सरकार को कुछ भी नहीं दे रहे हैं बदले में, तो सरकार द्वारा किए गए भुगतान जिसके बदले में सेवा प्रदान नहीं की जाती उसे हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु जैसे कि मान लीजिए कपास है, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना और कपड़े से शर्ट बनी, तो शर्ट अंतिम वस्तु है और ये सब क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु जो होती है वह कौन सी वस्तु होती है? जिसको हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। शर्ट बनाने में कच्चा माल क्या है? कपास है, धागा है, और इसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं। हमने कपड़ा क्यों खरीदा? जिससे कि हम शर्ट बना के बेच पाएँ। तो मध्यवर्ती वस्तु कच्चे माल के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है और इसे बेचने के लिए खरीदा जाता है। दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है? दोहरी गणना की समस्या मतलब जैसे आपने कपास के मूल्य को, धागा, कपड़ा और शर्ट सबके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया तो 4 बार एक आय शामिल हो गई। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम उत्पाद के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। मिश्रित आय क्या होती है? मिश्रित आय जैसे मान लीजिए कि आपकी खुद की दुकान है या आपका खुद का खेत है, तो आप उसमें आप भूमिपति का काम आप ही करेंगे, आप उसमें पैसा लगाते हैं तो पूंजीपति भी आप ही हैं, आप उसमें काम भी करते हैं तो श्रमिक भी आप ही हैं, संगठनकर्ता और साहसी सब आप ही हैं। तो आपकी आय क्या होगी? मिश्रित आय। ऐसे लोग जो स्वयं रोजगार से जो आय स्वयं के रोजगार से जो आय प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित आय। इसमें भूमिपति का लगान, पूंजीपति का ब्याज, संगठनकर्ता का वेतन, श्रमिक की मजदूरी और साहसी का लाभ और हानि शामिल होता है। राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि से क्या तात्पर्य है? उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग में से मूल ह्रास को घटाने और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उसमें कीमत का गुणा कर देते हैं, जितनी भी सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनकी कीमत का गुणा कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें जो है मूल ह्रास को इसमें से माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर देते हैं और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी NFIA को इसमें जोड़ देते हैं। मतलब यदि हमने निर्यात करा है तो हमें पैसा मिलेगा, आयात करा है तो पैसा हमारा जाएगा। तो जब हम निर्यात में से आयात को माइनस करते हैं तो हमें NFIA यानी विदेशों को जो शुद्ध भुगतान करना है वो प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में से हम मूल ह्रास को घटाते हैं और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि क्या है? उत्पाद विधि में तो हमने उत्पाद को जोड़ा, व्यय विधि में हम क्या करेंगे? व्ययों को जोड़ेंगे। कौन से व्यय? उपभोग और निवेश व्यय। किसी देश में एक वर्ष में समस्त अंतिम उपभोग और निवेश व्यय के योग में मूल ह्रास को घटाने, अप्रत्यक्ष करों को घटाने और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं? सकल का मतलब होता है कि इसमें से हम मूल ह्रास को नहीं घटाएंगे। मूल ह्रास को नहीं घटाएंगे मतलब यही डेफिनेशन लिखेंगे, केवल इसमें से हम मूल ह्रास को हटा देंगे क्योंकि सकल शब्द दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। तो
शपीरो के अनुसार राष्ट्रीय आय मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ का जोड़ है। यह एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधनों की आय का जोड़ होता है। मतलब जितने उत्पत्ति के साधन हैं सबकी आय जोड़ दो तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से आप क्या समझते हैं? शुद्ध का मतलब होता है कि मूल ह्रास को माइनस करना है। तो और आपने जो पहले डेफिनेशन देखी थी वही आपको इसमें लिखना है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग में से मूल ह्रास को घटाने और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद प्राप्त होती है। इसी को हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल का मतलब होता है कि आपको इसमें से मूल ह्रास को नहीं घटाना है, और घरेलू का मतलब होता है कि घरेलू सीमा वर्ड को जोड़ना है। किसी देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को नहीं जोड़ते हैं। मूल ह्रास क्या है? मूल ह्रास मतलब यदि आप किसी मशीन का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे हैं तो वो मशीन घिसेगी और घिसावट व्यय को ही हम क्या कहेंगे? मूल ह्रास। इससे क्या होगा कि ये मशीन जो अचल संपत्ति है उसके पुस्तकीय मूल्य में निरंतर और स्थायी कमी आ जाएगी। मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवार फर्मों के बीच मुद्रा का लेन देन होता है, इसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। जैसे परिवार जो है वो फर्म को श्रमिक प्रदान करेगा। अब फर्म क्या करेगी? श्रमिकों को वेतन देगी और ये वेतन पुनः परिवार में जाएगा। तो इसी लेन देन को मुद्रा का जो प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। वास्तविक प्रवाह क्या होता है? वास्तविक प्रवाह यानी परिवार और फर्म के बीच जो वस्तुओं और सेवाओं का साधनों का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह। साधनों और सेवाओं का प्रवाह होता है उसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब है कि आय जो है हम फर्म में काम कर रहे हैं तो हमें आय मिल रही है, उस आय से फिर उत्पादन होगा, उत्पादन का हम व्यय करेंगे, तो ये चक्रीय प्रवाह निरंतर चलता रहता है। आय से हम उत्पादन करते हैं और उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है उसका पुनः व्यय कर देते हैं। ये चक्र चलता रहता है। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रकों के नाम। तो अर्थव्यवस्था में परिवार फर्मों को श्रमिक प्रदान करता है, उत्पादन के साधन देता है फर्म, इन दोनों से सरकार टैक्स लेती है और ये शेष विश्व से भी संबंधित है। तो ये 4 अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय की दृष्टि से क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों के नाम बताइए। उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि, ये 3 विधियां होती हैं। मूल्य वृद्धि विधि में हम क्या करते हैं? वही परिभाषा है, केवल हम क्या करेंगे? किसी देश में एक वर्ष में उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के योग को राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या करा कि पहले कपास के मूल्य को शामिल करा, कपास के मूल्य से धागा का मूल्य ज़्यादा होगा तो मूल्य वृद्धि को शामिल कर दिया। धागे से कपड़ा बना तो धागे की अपेक्षा कपड़े के मूल्य में जितनी वृद्धि हुई उसे शामिल करा। कपड़े से शर्ट बनाई तो मूल्य की कितनी वृद्धि हुई उसको शामिल करा। मूल्य वृद्धि विधि में हम क्या करते हैं? किसी देश में एक वर्ष में उद्यमों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि का योग कर लेते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा दीजिए। किसी देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वही परिभाषा है। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा लिखना है, केवल मौद्रिक मूल्य के साथ साथ आपको बाजार मूल्य भी लिख देना है। बाजार में जो भी मूल्य है बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना करना। कारक आय की परिभाषा, कारक यानी उत्पादन के साधन, और उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? कारक आय। जैसे भूमिपति को लगान मिलता है, पूंजीपति को ब्याज मिलता है, श्रमिक को मजदूरी मिलती है, संगठनकर्ता को वेतन मिलता है और साहसी को लाभ या हानि प्राप्त होती है। मौद्रिक जीडीपी से क्या अर्थ है? मौद्रिक जीडीपी यानी
किसी देश की घरेलू सीमाओं में, यहाँ जीडीपी यानी घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू है यानी घरेलू सीमा, किसी देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। यहाँ मौद्रिक मूल्य आपको ज़रूर लिखना है, इसलिए ये मौद्रिक जीडीपी कहलाएगी। मौद्रिक जीडीपी की गणना हम चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर करते हैं, ये चालू वर्ष याद रखना है। वास्तविक जीडीपी में भी यही लिखना है, केवल आपको क्या वास्तविक जीडीपी की गणना चालू वर्ष के आधार पर न कर आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर, यही परिभाषा लिखना है। चालू वर्ष की जगह क्या लिखना है, आधार वर्ष की कीमत के आधार पर वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। एक देश की सीमा से क्या अभिप्राय है, घरेलू सीमा से क्या अभिप्राय है कि केवल घरेलू सीमाओं में प्राप्त आय को शामिल किया जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल नहीं किया जाएगा, ये घरेलू सीमा का मतलब होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक देश के सामान्य निवासी किसे कहते हैं। किसी देश का सामान्य निवासी वे होते हैं जो उस देश में रहते हैं और जिनके आर्थिक हित उस देश से जुड़े होते हैं, तो वे लोग देश के सामान्य निवासी कहलाते हैं।